उसमें एक CO2 भी होता है, जैसे लाइट चाहिए, CO2 चाहिए, पानी चाहिए। तो CO2 जो होती है उसके एसिमुलेशन यानी उसको इकट्ठा करने में जो है मैग्नीज का सबसे बड़ा रोल है। इसके अलावा ये जो क्लोरोफिल का सिंथेसिस जो होने के बाद में होता है उसके अंदर, और नाइट्रेट जो होता है, नाइट्रेट यानी जो हमारी यूरिया एक तरह से, उसके एसिमुलेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं जिनको ये मैग्नीज जो है प्लांट में एक्टिवेट करता है। इसके अलावा जैसे राइबोफ्लेविन, एस्कोर्बिक एसिड, कार्बोनेट, ऐसे आपने कुछ नाम सुने होंगे। इवन इस तरह के ये जो अपने जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उनमें भी आता है। इनका जो बनने के अंदर मैग्नीज का रोल होता है। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जैसे जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनके फंक्शन में भी मैग्नीज का बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह से एक पानी मतलब हाइड्रोजन उससे अलग होता है, उसको हम स्प्लिट ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। ये थोड़ा सा एक टिपिकल है, हालांकि समझने में हो सकता है। लेकिन जो एक हिल रिएक्शन होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है ऐसी एक रिएक्शन होती है हिल रिएक्शन प्लांट्स के अंदर। उस रिएक्शन के अंदर पानी को स्प्लिट करके उसका हाइड्रोजन अलग होना होता है, उसके अंदर मैग्नीज का रोल होता है। इट मीन्स ये जो फंक्शन है अगर ये नहीं होंगे तो आप ये समझें कि एक तरह से जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो प्रभावित हो रहा है सीधा का सीधा, और उसका सीधा का सीधा असर हमारे कहाँ पे आएगा? फोटोसिंथेसिस मतलब पौधे के अंदर खाना पकना है। खाना नहीं पकेगा तो क्या होगा? पौधा बेचारा भूखा रह जाएगा। भूखा रह जाएगा मतलब उसकी फ्लावरिंग कम हो जाएगी, उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। यानी इसका डायरेक्ट जो रिलेशन है वो हमारी अल्टीमेटली पैदावार पे पड़ेगा। इसी तरह से मैग्नीज जो है, बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस दो तरह की होती है प्लांट में। बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक का मतलब बोलते हैं जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जैसे कोई तापमान से सॉरी जो अपने एबायोटिक के अंदर जो क्लाइमेटिक आता है, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है। और बायोटिक का मतलब होता है जो जैसे कोई फंगस है, कोई बैक्टीरिया है, ऐसे जो होते हैं उनको हम बायोलॉजिकल बोलते हैं, नहीं वो जिंदा जो होते हैं। एबायोटिक जो जिंदा नहीं होते हैं। तो इसका स्ट्रेस का मतलब है कि जब वो अटैक करते हैं, जैसे ए बायोटिक में मान लो कोई फंगस का अटैक हो रहा है, कोई बैक्टीरिया का अटैक हो रहा है, उस अटैक को रोकने में मैग्नीज का बहुत बड़ा रोल है। यानी वो पौधे में रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है, उससे लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। जैसे हमारे अंदर कोरोना से लड़ने की क्षमता आती है, वो कि आप काढ़ा पियो, इम्यूनिटी बढ़ाओ, यानी ये प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ाता है दोनों तरीके से। हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर में भी, खास करके ड्रोट यानी जब हाई टेम्परेचर होता है ऐसे में अगर हम मैग्नीज का स्प्रे करते हैं या इसकी डिफिशियंसी है, ऐसे में अगर हम मैग्नीज यूज करेंगे तो ये पौधे में इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, थोड़ा सा हीट जो स्ट्रेस आती है उसको रोकेगा। अब इसके भी जैसे फैक्टर हम बात करेंगे तो इसमें भी पीएच, जैसे हमने कहा पीएच सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी न्यूट्रिएंट हो, हाई पीएच लो पीएच मैग्नीज में दोनों पौधे के साथ में अच्छे नहीं है। ऑर्गेनिक मैटर जैसे मैंने कहा था, कॉपर में भी हमने पढ़ा था और मैग्नीज में भी। इसमें अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है तो वहां पे मैग्नीज की जो कमी है आती है, इसी तरह से कॉपर की कमी आती है। इसी तरह से क्योंकि Mn जो है वो भी प्लस में है और हमारा जो आयरन है वो भी प्लस में है, तो अगर आप ज्यादा मात्रा में हम आयरन देते हैं तो मैग्नीज की कमी हो सकती है। ये भी हमको एक इसमें ध्यान रखना है। इसी तरह से एनायन और मैग्नीज, यानी एनायन अगर ज्यादा हो, क्योंकि प्लस और माइनस आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो एनायन अगर ज्यादा है जैसे क्लोरीन है, नाइट्रेट है, सल्फेट है, तो ऐसे अगर ज्यादा होंगे तो वो भी इसके अपटेक को कम करते हैं, मैग्नीज के अपटेक को। अब कुछ फसलें ऐसी हैं जिसमें मैग्नीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, वो है जैसे कॉलीफ्लावर है, सिट्रस है, कॉटन है, कपास अगर आप लगाते हैं, लार्ज सीडेड लेग्यूम्स है, जैसे लार्ज सीड मतलब जिनका बीज बड़ा होता है, जैसे अपना चना है या सोयाबीन है, ऐसी जो फसलें हैं। ओनियन है, जो अपना प्याज है, आलू है, सोयाबीन है, स्पाइनेज जो पालक है, स्वीट कॉर्न जो है, मक्का जो होता है,
और टोबैको, ये जो फसलें हैं इनको हाई अपटेक इनमें मैग्नीज का होता है। अब इसकी हम डिफिशियंसी की बात करते हैं। इसकी बड़ी क्लियर कट डिफिशियंसी आती है, हालांकि अभी आप सब कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे फील्ड में तो आपको इनकी धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगा। मतलब पौधों से बात करना जब हम सीख जाएंगे आपसे पता लगने लग जाएगा। अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी कल, उसमें एक में चार्ट है कि किसकी डिफिशियंसी कहाँ कैसी दिखती है, एक साइड में डालने की कोशिश की है मैंने। कल हमारी क्लास है, सॉरी मैं आपको बता दूं, हालांकि मंडे और वेडनेसडे होती है, तो मंडे मिस हो गया था, इसलिए मंडे वाली क्लास कल होगी थर्सडे को 8 बजे हुई शाम को। तो आप इनविटेशन एडवांस में एक्सेप्ट कर लीजिएगा, कल का कैलेंडर शाम का बुक कर लीजिएगा। तो इसकी जैसे हम डिफिशियंसी की बात कर रहे हैं मैग्नीज की, पत्तियों में जैसे सिराएं होती है अलग अलग, जैसे मुख्य सिरा होती है उसको अगर हम 1 मान लें, फिर उससे जो दूसरी सिराएं निकली उसको हम 2 मान लें, फिर उससे जो आगे निकली उसको हम 3 मान लें, ऐसे मतलब पत्ती में जाल बनता है सिराओं का। तो जितनी भी सिराएं होती है 1 2 3 4 वो सभी की सभी इसमें हरी रहती है। अगर आप जैसे इसमें राइट साइड में फोटो लगा हुआ है, ये गुलाब की पत्ती का फोटो है, इस तरह की अगर आपको पत्ती दिखाई देती है तो इसका मतलब वो मैग्नीज की कमी के लक्षण है। मैग्नीज की कमी जनरली कभी कभी मैग्नीशियम के साथ कोइंसाइड हो जाती है कि मैग्नीशियम की है या मैग्नीज की है। इसमें बिल्कुल क्लियर कट है, मैग्नीशियम एक ऐसा पोषक तत्व है जो पौधे में मोबाइल है। मोबाइल होने के कारण उसकी जो कमी आएगी वो पौधे की जो ओल्ड लीफ होती है उसमें आएगी, और मैग्नीज की जो कमी आएगी वो जो पत्तियां यंग लीफ होती है उसमें आएगी। तो ये हमको इसमें डिफरेंस है कि मैग्नीशियम और मैग्नीज में क्या डिफरेंस है। दूसरा, मैग्नीशियम में जो 3 नंबर 4 नंबर की जो सिराएं हैं जो पतली बिल्कुल बारीक है वो भी येलो कलर की या लाइट ग्रीन कलर की हो जाती है, जबकि इसमें वो हरी रहती है। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं मैग्नीज की डिफिशियंसी को। अब मैं आपको अलग अलग क्रॉप में जैसे दिखाता हूँ, जैसे मैंने सोयाबीन का इसमें फोटो लिया हुआ है लेफ्ट में, इसमें आप देख सकते हैं टमाटर में काफी ज्यादा आती है। तो टमाटर के अंदर आप देख सकते हैं इस तरह से बीच में कि उसका जो लाइट ग्रीन कलर हो गया है। अगर आपके टमाटर आप लगाते हैं ऐसा आपको लक्षण दिखता है तो वो मैग्नीज की डिफिशियंसी हो सकती है। इसी तरह से सिट्रस जो है, जो अगर आप नींबू लगाते हैं, आप किन्नू संतरा अगर ऐसी फसल लगाते हैं और उसमें अगर आपको जैसा इसमें दिखाया गया ऐसा अगर लक्षण दिखता है तो वो मैग्नीज की कमी हो सकती है। कुकुम्बर, बिल्कुल ये खीरा हमारा बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खीरे में अगर आपको इस तरह के सिम्टम, खीरे की क्योंकि पत्ती बड़ी होती है तो इसमें जो बेस साइड होता है पत्ती का, जहां से आप लेफ्ट साइड का जैसे फोटो देख रहे हैं वहां से अगर उसमें जो पत्तियों की जो सिराओं के बीच का हिस्सा है वो अगर येलो होने लगे तो ये क्लियर कट मैग्नीज की डिफिशियंसी है। या जो लेफ्ट में फोटो लगी हुई है बीच बीच में से पूरी पत्ती अगर आपको इस तरह की दिखाई दे तो वो मैग्नीज की कमी हो सकती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है अपने जो ग्रुप है उसमें इस तरह की फोटो आती है। तो ये बिल्कुल टिपिकल सिम्टम है खीरे में मैग्नीज की डिफिशियंसी के। अब हम इसकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं? खास करके जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट है जैसे जिंक है, आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, ये सभी सल्फेट फॉर्म में अवेलेबल हैं। और सल्फेट फॉर्म वाले जो हैं ये जनरली, हालांकि कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं लेकिन ज़्यादा सोल्युबिलिटी इनकी है नहीं, तो आप इनको एज ए बेसल डोज जब हम खेत को तैयार कर रहे हो उस समय पे हम इनको डाल सकते हैं। क्वांटिटी जैसे मैंने कहा कि मैग्नीज भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप इसका लगभग 5 kg से 10 kg पर हेक्टर में कह रहा हूँ, यानी अगर आप एकड़ में करेंगे तो उसको 2.5 से भाग दे दीजिएगा। जैसे मान लो 10 किलो डालना है, 2.5 से भाग देंगे यानी 4 किलो के आसपास, और मतलब 2 से 4 किलो पर एकड़, 5 से 10 किलो पर हेक्टर इसकी एक जर्नल रिकमेंडेशन है। आप इसको फिक्स मत समझिएगा, क्योंकि हो सकता है आप मिट्टी टेस्ट करवाएं, आपकी मिट्टी में मैग्नीज हो तो इसकी आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं।
दूसरा मैग्नीज ऑक्साइड भी आता है, मैंने देखा नहीं कि अवेलेबल है या नहीं, लेकिन चिलेटेड मैग्नीज Mn अवेलेबल है, अच्छी अच्छी कंपनियों का अवेलेबल है, वो आप लेके और उसका स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे हमारी जो है इसकी डिफिशियंसी दूर हो जाएगी। तो थैंक यू। हमारी जो कॉपर और मैग्नीज के ऊपर अभी भी अगर आपके कोई सवाल हैं, आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें। मैं थोड़ा सा एक क्विक अपडेट दे देता हूँ मेरे बारे में, हो सकता है आप में कुछ नए किसान जुड़े हों। मेरा नाम फूलचंद वर्मा है और मैं रिवलिस इरिगेशन में एज ए सीनियर एग्रोनोमिस्ट काम करता हूँ। और रिवलिस जो कंपनी है ये इजराइल की कंपनी है और ये लैटिन शब्द है रिवलिस, जिसका मतलब होता है स्मॉल स्ट्रीम ऑफ रिवर, या नदी की जो धारा होती है उसके ऊपर ये नाम रखा हुआ है। और हम वर्ल्ड वाइड बहुत मजबूत है, बहुत हमारा पुराना इतिहास है। लगभग 1966 से ये कंपनी है एक तरह से, क्योंकि पहले इसका नाम अलग था, ग्लोबल लेवल पे टेक ओवर चलते रहते हैं। तो 2006 में प्लास्टो इरिगेशन, टी टेप और रोबर्ट इरिगेशन, ये कंपनियां तीन को मिला के और जॉन डियर वाटर के नाम से डिवीजन बना था। उसके बाद में जो रिवलिस वर्ड है ये 2014 से सबके संज्ञान में आया, क्योंकि जॉन डियर वाटर से इसका टेक ओवर हो गया रिवलिस के अंदर। और 2014 से हमने काफी प्रोग्रेस की है। एक जो हमारा जय हिंद इंडस्ट्रीज है इंडिया की, उनका भी इसमें वो भी हमारे साथ जुड़े हैं रिवलिस में। इसके अलावा जो मन्ना इरिगेशन है, इसमें जो हम बताते हैं कि पानी कितना देना है, वो भी इसको हमने टेक ओवर किया है। यूरोड्रिप एक यूरोपियन कंट्रीज की है, और पॉलीप्लास्टिक जो है कंपनी, इनको भी हमने टेक ओवर किया है। तो हमारे पास प्रोडक्ट की बहुत बड़ी रेंज है। 16 फैक्ट्रीज, 14 कंट्रीज में, अराउंड 120 कंट्रीज में हम काम कर रहे हैं। और इंडिया में भी अपनी फैक्ट्री है गुजरात वडोदरा के अंदर। और जैसे मैंने कहा सभी तरह के सॉल्यूशन, इरिगेशन सॉल्यूशन हमारे पास में है। पीसी ड्रिप लाइन, नॉन पीसी, पीसीएनडी, वाइड ड्रिप लाइन जैसे हमारी स्पेशलिटी है, जो कोई और कंपनी नहीं बनाती है। तो इस तरह के हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। मन्ना इरिगेशन जैसे मैंने कहा था, ये एक सैटेलाइट बेस्ड ऐप है और कुछ सिलेक्टेड क्रॉप में है, अभी लगभग 25 क्रॉप में इंडिया में। इसमें हम ये बताते हैं कि कितना पानी देना है, और उसके साथ में इसको आपके खेत को सैटेलाइट से जोड़ा जाता है, और उसमें हर 5 दिन में सैटेलाइट से आपके खेत का फोटो आता है, थर्मल इमेज, और उसमें आपके पौधे की बढ़वार कैसी है, इवन पौधे की पत्तियों में पानी कितना है, ये भी उसमें थर्मल इमेज में दिखाई देता है। तो ये एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप ऐसी अगर फसल लगाते हैं तो वेल इन एडवांस हमें आप मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस पे हम आपको अगर आप रिवलिस फार्मर है तो उसके लिए इसका हम ट्रायल देते हैं ऑलमोस्ट 1 क्रॉप के लिए। जो नॉन रिवलिस कस्टमर है उसको अराउंड 30 डेज का एक फ्री ट्रायल हम देते हैं इसमें, तो आप उसके साथ में इसको टेस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि डायरेक्ट सैटेलाइट से जुड़ता है और पौधे की ग्रोथ के हिसाब से पानी बताता है, कितना पानी हमको देना है। तो थैंक यू सो मच। ये मेरा नंबर है, हालांकि आप सब क्योंकि जुड़े हैं तो शायद सबके पास होगा, फिर भी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। और आपके कोई जो सवाल जवाब हैं वो अभी हम एक एक करके ले लेते हैं सब। अगर आपके कोई सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा है कल शाम को 8 बजे जैसे मैंने कहा मीटिंग है, और उसमें ये हमारा न्यूट्रिएंट वाला चैप्टर ओवर हो जाएगी। जो 3 बचे हैं अभी पीछे, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकिल, और ये छोटे छोटे हैं, इनकी जनरली डिफिशियंसी ज्यादा दिखाई देती नहीं है, लेकिन क्योंकि न्यूट्रिएंट है तो हमें जानना जरूरी है कि वो किस तरह से प्लांट में क्या काम करते हैं। तो ये हमारा एक कल के बाद में फिर हम इसको क्विक लुक लेंगे। जो अलग टॉपिक कई हमारे बचे हुए पड़े थे वो मैंने बीच में इसमें ऐड नहीं किए, जैसे सोइल प्रॉपर्टीज, न्यूट्रिएंट अपटेक, और अभी कुछ खीरा लगाने का भी टाइम आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ एक जो खीरा लगाने का बेसिक जो फील्ड प्रिपरेशन कैसे करना है उस पर भी हम क्लास ले लेंगे एक। इवन एक मैं सोच रहा हूँ कि ड्रिप का जो मेंटेनेंस है, एसिड ट्रीटमेंट, उस पर भी हम एक क्लास लेंगे।
तो ये हमारी आगे की आने वाली क्लासेस रहेगी कुछ जूम पे। और जगदीश जी ने पूछा है सर गोयल सर को आपकी आवाज और वीडियो आ रहा है। ओके, गोयल सर का में भी उनको मैसेज मिल गया होगा। प्लीज सी व्हाट्सएप, हरीश कासनिया सर ने मैसेज किया है व्हाट्सएप पे। अभय जी ने पूछा है वाटर सॉफ्टनर सिस्टम अवेलेबल इन रिवोल्यूस। नहीं सर, हम वाटर सॉफ्टनर नहीं बनाते हैं, हम केवल और केवल इरिगेशन के जो इक्विपमेंट है, स्पेशली जो खेत में जो पानी देने के साधन है वही हम बनाते हैं। जैसे ड्रिप लाइन बनाते हैं, ड्रिपर बनाते हैं, पीवीसी हमारी अवेलेबल है, वाल और फिल्टर हमारे कुछ सिस्टर कंसर्न्स है जिनसे हम टेक ऑफ लेते हैं, लेकिन वो हम मैन्युफैक्चर नहीं करते, लेकिन वो हमारे लिए मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वाटर सॉफ्टनर अवेलेबल नहीं है सर हमारे पास में। और इसी तरह से रेन गन हमारी अवेलेबल नहीं है। बाकी अगर आप बड़े फुहारे लेने हैं, ओवरहेड स्प्रिंकलर अवेलेबल है, एचडीपी पाइप अवेलेबल है, मिनी स्प्रिंकलर अवेलेबल है। अगर आप मिनी स्प्रिंकलर लगाना चाहते हैं बिल्कुल आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ड्रिप इरिगेशन में हमारी एक्सपर्टीज है, जैसे मैंने कहा इसमें हमारे नए नए रिसर्च चलते रहते हैं। व्हाइट ड्रिप लाइन जैसे मैंने कहा सफेद रंग की आती है, जैसे अभी जो ब्लैक है उसका कलर व्हाइट होता है, ऊपर से व्हाइट कोटिंग आती है। तो स्पेशली अगर आप फोगर्स जैसे हम यूज करते हैं या आप नर्सरी लगाते हैं या पोली हाउस नेट हाउस में, क्योंकि गर्म पानी होता है और ब्लैक पाइप के कारण, और जैसे ही आप उसकी मिस्टिंग करेंगे तो गर्म पाइप से कूलिंग कम आती है। तो वहां पे अगर आप व्हाइट वो जो लेटरल है वो आप काम में ले सकते हैं। व्हाइट का फायदा ये है कि वो लगभग 7 से 8 डिग्री तक उसमें जो पानी का तापमान है वो कम रहता है एज कम्पेयर टू ब्लैक। तो उसका ये फायदा ये है। इसी तरह से ड्रिप लाइन में भी फायदा होता है कि कभी कभी हमने कुछ फसल लगाई और गर्म गर्म पानी उसमें से निकलेगा तो वो हमारी उसको जड़ों को डैमेज कर सकता है। तो वहां पे व्हाइट ड्रिप लाइन हमारे पास में है अवेलेबल। राहुल सर ने पूछा है सर एज यू सेड इन एनहांस फ्लेवर कैन इट बी यूज टेस्ट एंड फ्लेवर इनहांसर आल्सो सल्फर फ्लेवर इनहांसर, so can copper is used with sulfur to reduce toxicity। हाँ, सल्फर के साथ में ये हो सकता है। इवन जैसे मैंने कहा था कॉपर सल्फेट, अगर एक प्रोडक्ट आता है कॉपर सल्फेट उसमें ऑलरेडी सल्फर होती है। अगर आप कॉपर सल्फेट यूज करेंगे तो आपको अलग से सल्फर यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो कॉपर सल्फेट आप यूज करें, उसका स्प्रे भी कर सकते हैं और उसको मिट्टी में भी दे सकते हैं। लेकिन कॉपर सल्फेट का कभी अकेले का स्प्रे नहीं होता है, क्योंकि उसका जो पीएच है वो मेंटेन करना पड़ता है हमको। तो कॉपर सल्फेट के साथ में चूना, या जिसको हम खड़िया बोलते हैं या चूना बोलते हैं या कली बोलते हैं लोकल भाषा में कई जगह पे, वो उसके साथ मिक्स करनी पड़ती है, तब उसका हम स्प्रे कर सकते हैं। और जब हम कॉपर सल्फेट और इसको मिक्स करते हैं तो उसको एक नया नाम दिया हुआ है बोर्डेक्स मिक्सचर। वो बोर्डेक्स मिक्सचर बन जाता है। इवन अगर आप जैसे फ्रूट की खेती करते हैं, ऑर्चार्ड है, तो जो हमारा तना है जमीन से लेके लगभग 2 से 3 फीट तक आप उस पर पेंट भी कर सकते हैं, बोर्डेक्स पेंट भी उसको कहते हैं। इसी तरह से उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, बोर्डेक्स मिक्सचर का 1% का स्प्रे भी होता है। तो ये हम इसको बिल्कुल इस तरह से काम में ले सकते हैं। तो आपको कॉपर की भी पूर्ति होगी, प्लस इसमें जैसे मैंने कहा कि ये एक फंजीसाइड भी है बहुत अच्छा। तो जो अगर आपके फंगस भी है, छोटा मोटा अटैक है, तो वो भी उससे दूर हो जाएगा। तो आप कॉपर सल्फेट काम में ले सकते हैं। सोयल में डालेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिट्टी अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट का कभी अकेले का स्प्रे नहीं कीजिए, नहीं तो आपके बर्निंग आ जाएगी। तो उसका पीएच सेट करने के लिए, उसकी बर्निंग को रिड्यूस करने के लिए उसमें खड़िया या जैसे कली में कह रहा हूँ जो लाइम जो होता है लाइमस्टोन, वो उसमें मिक्स करना पड़ता है। तो ये हमको ध्यान में रखना है अगर आप स्प्रे कर रहे हो। बोर्डेक्स मिक्सचर वो बन जाएगा। फिर हरीश सर का कुछ मैसेज आया हुआ है, मैं एक बार उस पर देख लेता हूँ व्हाट्सएप पे। नर्सरी तैयार करते समय नीला तोता डालते हैं, ये कॉपर के साथ फंगस में लाभकारी है क्या? इसके साथ चूना जमीन में डालें कुछ फायदा होगा, किस तरह का होगा?
दो सवाल हैं। एक तो आप कॉपर सल्फेट जमीन में या नर्सरी में डालें, बिल्कुल वो कॉपर न्यूट्रिएंट का भी काम करेगा प्लस वो फंगीसाइड का भी काम करेगा। जो उसमें लाइम जो है, अगर आप कॉपर सल्फेट का पीएच एडजस्ट करने के लिए लाइम डाल रहे हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन जनरली जहाँ पे लाइम हम वहां पे डालते हैं मिट्टी में जहाँ पे मिट्टी का पीएच लो होता है, लो पीएच पे लाइम मिट्टी में डलता है। तो हमारी मिट्टी का पीएच हाई है, इसलिए वहां पे लाइम नहीं डलता है जनरली। हालांकि कुछ जो जैविक खेती करते हैं वो लाइम डालते हैं कैल्शियम की पूर्ति के लिए, लेकिन वो नुकसान कर सकता है। इसलिए आप लाइम जहाँ पे पीएच ज्यादा है, और मैं कहूँगा हमारा सबका पीएच ज्यादा है, तो इसलिए वहां पे आप लाइम को एज ए कॉपर सल्फेट के साथ जितना मिलना है, जैसे जनरली हम 4-4-50 का बनाते हैं, 4 किलो कॉपर सल्फेट, 4 किलो चूना और 50 लीटर वाटर, तो वहां पे इट्स ओके, उतनी क्वांटिटी रखें। इसको लाइम की क्वांटिटी बढ़ानी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम 4 किलो या 5 किलो कॉपर सल्फेट ले रहे हैं तो 10 किलो उसमें लाइम डाल दें, नहीं, वो लाइम ज्यादा हो जाएगा। और लाइम जैसे मैंने कहा पीएच को बढ़ाता है। जैसे लो पीएच की जो मिट्टी है फॉरेन कंट्रीज में कई जगह पे, या जो हिली एरिया है जो हमारा हिमाचल है, उत्तराखंड है, वहां पे मिट्टी का पीएच कई बार लो होता है, तो वहां पे चुना ये लाइम काम में आता है। तो लाइम हमें एज ए उसके साथ मिला रहे हैं तो ओके, अदरवाइज उसको एक्स्ट्रा से नहीं डालना है। बॉबी जी ने बिल्कुल सही लिखा है कि जमीन का पीएच बिल्कुल बिगड़ जाएगा, क्योंकि हाई पीएच पे लाइम सजेस्टेड नहीं है। आप वहां पे जिप्सम सजेस्टेड है, हाई पीएच है आप जिप्सम डालिए। तो थैंक यू सो मच, आप सभी जुड़े। और कल बिल्कुल आप कल फिर आप हमसे जुड़े। और फिर भी अगर आपका कोई मन में शंका है आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। बॉबी जी, जगदीश जी, महेंद्र सर, भूप सर, राहुल गुप्ता जी, आप काफी काजी साहब भीलवाड़ा से जुड़े हैं, तो सबका थैंक यू सो मच। हरीश कासनिया सर वो हर्बल के किंग है, जो हमारे गंगानगर मैया वाली से हैं, काफी उनका अनुभव है, वो भी हमेशा मीटिंग अटेंड करते हैं, तो सबका थैंक यू सो मच। और कल शाम को 8 बजे फिर आप सभी से मुलाकात होगी। थैंक यू, गुड नाइट।